कई बार बहुत मोटा हो जाता है। ठीक है। हम्म। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने आगामी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा पर्व है, 15 अगस्त। 15 अगस्त 1947 को आपको पता होगा हमारा देश वर्षों की गुलामी के बाद आजाद हुआ था। तो इसी एक पर्व में हम सभी हम लोग हम हमारी पूरी टीम आईएएस से मेंटोर की टीम आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है। और आज आप लोग एक और प्रण ले सकते हैं कि आगामी अगले वर्ष में अगले 15 अगस्त तक आप लोग भी अपनी अपनी जीवन की इस गुलामी से मुक्त होंगे और अपने इस प्रॉपर प्रिपरेशन की जर्नी को वहां से मुक्ति लेके और अपने 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 कंधों पर स्टार लगे होंगे। आपको इसी जर्नी में आपकी मदद करने के लिए हमारी पूरी टीम आपके लिए हमेशा खड़ी रहेगी। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कहीं भी आपको गाइडेंस की या मेंटोरशिप की जरूरत पड़ती है, तो आप हमें सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे आईएएस मेंटोर पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 15 अगस्त का करंट अफेयर्स। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच इंडियन बटालियन टुक पार्ट इन द टेंथ एडिशन ऑफ मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज। मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज क्या कह रहा है कि मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास के 10वें संस्करण, कौन सा संस्करण है ये? 10th एडिशन है, 10वां संस्करण है। उसको पूछ रहा किस भारतीय बटालियन ने भाग लिया। ठीक है, थोड़ा हम जान लेते हैं इसके बारे में। जो मित्र शक्ति स्कीम है, जो मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है, जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज है वो किसके किसके बीच में होती है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अरे कौन सा एडिशन था? 10th, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कौन सा एडिशन था, या 10th एडिशन था आप लोगों का इस एक्सरसाइज का। और ये कब स्टार्ट हुआ था? 2012 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 2012 में स्टार्ट हुआ था। और इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है? राजपुताना राइफल्स ने। और श्रीलंका की तरफ से, इंडिया की तरफ से राजपुताना राइफल्स ने पार्टिसिपेट किया है। और श्रीलंका की तरफ से किसने किया है? गजाबा गजाबा रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। गजावा रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है। और आपको यह भी जानना चाहिए कि ये 10th एडिशन है, तो नाइन्थ एडिशन कहां हुआ था? 2023 में हुआ था। और कहां पे हुआ था? ये पुणे में हुआ था। कहां पे हुआ था? पुणे में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को लिखते जाना है। इसके पहले भी हम सारे वीडियोज में हम ऐसे डिस्कस करते हैं, ताकि इससे ना सिर्फ इस क्वेश्चन से बल्कि इससे कहीं से भी इसके जो इसकी कहीं भी कोई भी इंफॉर्मेशन, चाहे वो फॉरवर्ड लिंक जो हो या बैकवर्ड लिंक जो हो, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसको वहां पे सॉल्व कर पाए। तो इसे इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? राजपुताना राइफल, डोगरा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल्स और पंजाब रेजिमेंट, कौन सी है? राजपुताना राइफल। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। हु वॉज द चीफ गेस्ट हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द राजस्थान हाई कोर्ट ऑफ 10th अगस्त 2024। क्या कह रहा है कि 10 अगस्त 2024 को 10 अगस्त 2024 को राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह समारोह में मुख्य अतिथि कौन था? अभी 10 अगस्त 2024 को जो राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली मनाई गई, तो उसी के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है कि उसमें जो मुख्य अतिथि कौन थे? कौन थे मुख्य अतिथि बताइए? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी, और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी। कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी थे। कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी इसके चीफ गेस्ट थे। किसके? राजस्थान उच्च न्यायालय की जो प्लेटिनम जुबली मनाई गई है 10 अगस्त 2024 को। ठीक है, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वर्ल्ड एलिफेंट डे हैज बीन ऑब्जर्व ऑन विच डे ऑफ अगस्त 2024। क्या कह रहा है? विश्व हाथी दिवस 2024 अगस्त के किस दिन मनाया जाएगा? बताइए आप लोग, किस दिन मनाया जाएगा? 14 अगस्त, 13 अगस्त, 12 अगस्त, 11 अगस्त। किस दिन मनाया जाएगा? 12 अगस्त को मनाया जाएगा। किस दिन मनाया जाएगा? 12 अगस्त को मनाया जाएगा। थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इसी के बारे में।
जो जो वर्ल्ड एलिफेंट डे है वो कब स्टार्ट हुआ था? जो वर्ल्ड एलिफेंट डे है कब से स्टार्ट हुआ था? 2012 से। 2012 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आपको ये भी जानना चाहिए जो इस बार की थीम क्या थी। इस बार की जो थीम थी, कई बार थीम भी पूछता है कि थीम क्या थी जो वर्ल्ड एलिफेंट डे जो 2024 का था, उसकी थीम क्या थी? पर्सोनिफाइंग पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रेलिवेंस एंड इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस। क्या है? प्रागैतिहासिक सौंदर्य, ठीक है, धार्मिक धार्मिक प्रासंगिकता और पर्यावरणीय पर्यावरणीय महत्व। क्या है इसकी थीम? प्री पर्सोनिफाइंग प्री हिस्टोरिक ब्यूटी, थियोलॉजिकल रेलिवेंस एंड इन्वायरमेंटल इंपॉर्टेंस। ठीक है, और भी चीजें आपको जाननी चाहिए कि इंडिया में जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है वो किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, ये भी जानना चाहिए आप लोगों को कि कौन सी है। ये सब चीजें आपको लिखती जानी है। ठीक है, और याद रखना है कहां पे सबसे ज्यादा है? कर्नाटका में। और सेकेंड नंबर पे कहां पे है? सबसे टॉप पे है कर्नाटका, फिर है असम, फिर है केरला। जो टॉप थ्री स्टेट्स हैं कौन कौन से हैं? एक तो है कर्नाटका हो गया, दूसरा हो गया असम, तीसरा हो गया केरला। ठीक है, और आपको जानना चाहिए कि एशियन जो एलिफेंट है उसका स्टेटस क्या है। ठीक है, जो एशियन एलिफेंट है एशियन एलिफेंट उसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? ठीक है, साइट्स में कौन सी लिस्ट में आता है? और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें कौन से शेड्यूल में आता है? ठीक है, तो देखते हैं आईयूसीएन में कौन सा है, कौन से कैटेगरी में आता है? इन डेंजर्ड। कौन से कैटेगरी में आता है? इन डेंजर्ड। ठीक है, और डब्ल्यूपीए में किस में आता है? शेड्यूल 1 में आता है। ठीक है, और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। ठीक है, इन सबको आपको याद रखना है, इसका स्टेटस भी याद रखना है एशियन एलिफेंट का। आईयूसीएन में किस कैटेगरी में है? इंडेंजर्ड में है। साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। और डब्ल्यूपीए वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किसमें शेड्यूल में है? 1 शेड्यूल में है। ठीक है, और आपको जानना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था, जो इंडिया जिसपे काम कर रहा है, किस पे? प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसको कब स्टार्ट किया गया था? 1992 में। इसको कब लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट को 1992 में लॉन्च किया गया था। अभी तक कितने टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है? कितने एलिफेंट रिजर्व है? 33। कितने एलिफेंट रिजर्व? 33 एलिफेंट रिजर्व है। ठीक, और पहला कौन सा था? अगर कोई पूछ ले कि पहला एलिफेंट रिजर्व कौन सा था? सिंग क्या है? सिंगफन एलिफेंट रिजर्व। जो पहला था वो कौन सा था? सिंगफन एलिफेंट रिजर्व था। ये कहां पे है? नागालैंड में है। और इसको कब स्टेब्लिश किया गया था? 2003 में। कब इसको स्टेब्लिश किया गया था? 2003 में स्टेब्लिश किया गया था। सारी जानकारी आपको फिर से मैं कह रहा हूं, उसको लिखते जाना, नहीं भूल जाएंगे आप लोग। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? 1992 में लॉन्च हुआ था। कितने एलिफेंट रिजर्व है? 33 है। ठीक है, पहला कौन सा था? सिंगफन एलिफेंट रिजर्व, कहां पे? नागालैंड में। कब स्टेब्लिश किया गया था? 2003 में। और लेटेस्ट कौन सा है ये भी याद रखना है। लेटेस्ट कौन सा है? लेटेस्ट कौन सा है? तेराई। लेटेस्ट कौन सा है? तेराई। तेराई एलिफेंट रिजर्व कहां पे है? ये यूपी में है। ठीक है, तो आपको इतनी इंफॉर्मेशन, देखिए कितनी इंफॉर्मेशन, एक आर्टिकल सिर्फ किसके बारे में कह रहा है? वर्ल्ड एलिफेंट डे। लेकिन आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेके चलना है कि ना सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस के लिए भी। ठीक है, तो हमने सारी चीजें देखी। एलिफेंट का स्टेटस क्या है, एलिफेंट कहां पे कितनी संख्या है, कब से स्टार्ट किया गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट में हम देखा
एलिफेंट की पॉपुलेशन कितनी है, एलिफेंट रिजर्व कितने हैं, पहला कौन सा था और लेटेस्ट एडिशन कौन सा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे 2024? क्या कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 2024 का थीम क्या है, 24 का थीम क्या है। चलिए बताइए आप लोग कौन सा है। ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस और सेफ स्पेसेस फॉर यूथ। कौन सा है बताइए आप लोग, कौन सा है इसमें थीम, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस। कौन सा है, क्या है थीम इसकी, जो इंटरनेशनल यूथ डे है 2024, ठीक है, उसकी थीम क्या है, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस। ठीक है, और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको। आपको पता होगा कि यूएन ने जो 12 अगस्त है, 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे डिक्लेयर किया। किसने डिक्लेयर किया था, यूएन ने इसको डिक्लेयर किया। ठीक, कब डिक्लेयर किया, 1999 में। कब डिक्लेयर किया था, 1999 में। ठीक है, और इसको सेलिब्रेशन कब स्टार्ट हुई, 2000 में। अगर ये पूछ ले कि यूएन ने इंटरनेशनल यूथ डे कब स्टेब्लिश किया, कब स्टार्ट किया, ठीक है, तो कब डिक्लेयर किया, वो हो गया 1999 में। डिक्लेरेशन हुआ 1999 में और सेलिब्रेशन कब से स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट ईयर 2000 से। ठीक है, कब सेलिब्रेट किया था, 12 अगस्त को। और थीम क्या है इसकी, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस। क्या है इसकी थीम, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या कह रहा है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी इफेक्टिव अगस्त 30। ठीक है, क्या कह रहा है, 30 अगस्त से भारत के नए कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, बताइए आप लोग किसे नियुक्त किया गया है, राजीव गौबा जी को, टीवी सोमनाथन जी को, निर्मल जैन जी को, सुरेंद्र चंद जी को। किसको किया गया है, टीवी सोमनाथन जी को। किसको किया गया अपॉइंट, टीवी सोमनाथन जी को। कब से इफेक्टिव है ये, 30 अगस्त से। कब से, 30 अगस्त से। ठीक है, और चीज जान लेते हैं हम लोग, इन्होंने किसको, और जान लेते हैं इसको, किसको किसको इन्होंने सक्सीड किया है, किसको सक्सीड किया है, राजीव गाबा जी को। किसको सक्सीड किया है इन्होंने, राजीव गाबा जी को सक्सीड करके कौन बने हैं, टीवी सोमनाथन जी नेक्स्ट कैबिनेट सेक्रेटरी बनेंगे। कब से, 30 अगस्त से। ठीक है, और जान लेते हैं, आपको पता होगा कैबिनेट सेक्रेटरी 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। इसको 2 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, इनको 4 साल तक ये टेन्योर एक्सटेंड किया जा सकता है विद 3 मंथ एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, तो कितने साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, 2 साल की इनिशियली, और एक्सटेंशन और कितना हो सकता है, मैक्सिमम 4 साल तक और 3 महीने तक और। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द मेडल टैली एट द रिसेंटली कंक्लूडेड पेरिस ओलंपिक्स 2024। आपको पता होगा कि अभी जो पेरिस ओलंपिक था उसका समापन हो गया है। ठीक है, तो उसी के कंटेक्स्ट में पूछ रहा, हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक्स 2024 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है। ठीक है, भारत का स्थान क्या है बताइए आप लोग, 71st, 78th, 62nd और 61st। ठीक है, कौन सा है बताइए, कौन सा स्थान है, 71वां। कौन सा, 71st। कौन सा, 71st। ठीक है, और इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं आप लोगों को पता होगा, टोटल मेडल कितने जीते हैं, टोटल मेडल कितने जीते हैं, 6। टोटल मेडल कितने जीते हैं, 6। आपको पता होगा, गोल्ड एक भी नहीं है, ठीक है, सिल्वर एक है, और ब्रॉन्ज कितने हैं, 5। ठीक है, इसके लिए हमारा एक स्पेशल वीडियो भी आ रहा है। ठीक है, आज शाम में आप उसमें पूरा ओलंपिक उसमें कवर किया गया है, उसकी हिस्ट्री से लेके और आप पूरी जितने भी क्वेश्चन उससे आने की संभावना, कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए उसको डिजाइन किया गया है, आप लोग उसको देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इन अगस्त 2024 इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री टू स्टार्ट यूपीआई सर्विस। क्या कह रहा है,
कि अगस्त 2024 में भारत ने यूपीआई सेवा शुरू करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, बताइए आप लोग किस देश का समझौता किया? श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स और अफगानिस्तान। किसका समझौता किया है? मालदीव्स के साथ समझौता किया है। ठीक है, अगस्त 2024 में एक एग्रीमेंट साइन किया है किसके स्टार्ट करने के लिए? यूपीआई सर्विस स्टार्ट करने के लिए। यूपीआई सर्विस भी है और साथ में रुपए का भी, इन दोनों सर्विस वहां पे स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आपको ये भी रखना चाहिए कि अब क्या होगा कि हमारा या उनके लोग कोई भी यहाँ पे आता है या हमारे कोई भी टूरिस्ट वहां पे अगर जाता है तो उसके लिए वो पेमेंट यूपीआई और रुपी कार्ड के थ्रू कर पाएगा। ठीक है, और एक चीज, और यूपीआई किन किन देशों में, यूपीआई किन किन देशों ने इसको एक्सेप्ट किया है, किन किन देशों में हमारा यूपीआई चल रहा है, आपको ये भी जानना चाहिए। कुछ कंट्रीज के नाम याद रखने चाहिए, जैसे भूटान। कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इंडिया ने किसके साथ किस देश के साथ एग्रीमेंट साइन किया यूपीआई को लेके, तो आपको भी पता होना चाहिए कुछ कंट्रीज के नाम, ताकि अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है तो आपको एलिमिनेट करने में भी आसानी हो। ठीक है, एक तो हो गया भूटान, दूसरा हो गया ओमान, ठीक है, तीसरा हो गया मॉरिशस, ठीक है, श्रीलंका, ठीक है, नेपाल, फ्रांस और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ठीक है, तो ये देश है, एक तो हो गया भूटान, एक हो गया ओमान, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, फ्रांस और साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द सेकेंड वाइस चेयर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटीज आईओसी एथलीट्स। क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, क्या कह रहा है कि ओलंपिक समिति है कि एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? ठीक है, अभी बहुत ही न्यूज में रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। कौन है बताइए आप लोग? अभिनव बिंद्रा जी, नीरज चोपड़ा जी, मैरी कॉम जी और सुनील छेत्री जी। कौन है? अभिनव बिंद्रा जी है। ठीक है, अभिनव बिंद्रा जी हैं। आपको और भी चीजें जाननी चाहिए, जैसे कि इसके और इनके साथ कौन पहले कौन से हैं जो सेकंड वाइस चेयर हैं, तो दूसरे कौन है वो भी जानना चाहिए आपको, और मेन अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो मेन अध्यक्ष कौन है आपको ये भी जानना चाहिए। कौन है मेन अध्यक्ष? इमा टेरहो, इमा टेरहो इनकी अध्यक्ष हैं। ठीक है, और एक और चेयर जो को चेयर है, ठीक है, जो को चेयर है, सेकंड जो वाइस चेयर है, और उनमें दूसरे मेंबर कौन से हैं? एक तो वाइस चेयर हो गए हमारे अभिनव बिंद्रा जी, और जो दूसरे जो वाइस चेयर हैं, जो दूसरे वाइस चेयर कौन है? कौन से है? मेजा मेजा ब्लॉस, क्या नाम है? मेजा ब्लॉस, क्या है? ब्लॉस मेजा 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 ब्लॉस मेजा ब्लॉस कोस्का। मेजा ब्लॉस कोस्का। ठीक है, आपको और कब तक ये रहेंगे? 2026 तक। 2026 में जो विंटर विंटर जो ओलंपिक्स होने वाला है, ये लोग वहां तक इसको यहाँ पे इस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में या उपाध्यक्ष के रूप में बने रहेंगे। ठीक है, कब तक काम करेंगे? 2026 के विंटर ओलंपिक्स तक। इनका टर्म है 2026 विंटर ओलंपिक्स तक का, इनका इन लोगों का टर्म है, तीन लोगों का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि विच कंट्रीज प्रेसिडेंट having won 99% of the vote in the recent election has been sworn in for a fourth term in August 2024। क्या कह रहा है? हाल ही में हुए चुनाव में 99% वोट हासिल करने वाले किस देश के राष्ट्रपति को अगस्त 2024 में चौथे कार्यकाल के लिए शपथ दिलाई गई है? बताइए आप लोग, कौन से देश के राष्ट्रपति हैं जिन्हें कितना वोट मिला है? 9%, 99%। ठीक है, तो कौन सा कार्यकाल उनका? चौथा कार्यकाल के लिए शपथ दिले। कौन से हैं बताइए आप लोग? युगांडा, रवांडा, केन्या और कॉन्गो। कौन है? कौन है? रवांडा। रवांडा के प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है उनका? आप लोगों को पता होगा। कौन है? पॉल कागामे। कौन है? पॉल कागामे। पॉल कागामे। ठीक है, पॉल कागामे। ठीक है,
और रवांडा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि रवांडा ठीक है, उनके प्रेसिडेंट का क्या नाम है? पॉल कगामे है। ठीक है, और रवांडा का एक, इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ ए थाउजेंड हिल्स, लैंड ऑफ ए थाउजेंड हिल्स। इसकी कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है? किगाली। आपने सुना होगा किगाली एक अमेंडमेंट है। किगाली अमेंडमेंट किसका? किगाली अमेंडमेंट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक सुना होगा, उसको एनवायरमेंट में उसको अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। तो उसी के नाम पे, क्योंकि यहीं पे हुआ था वो मीटिंग। ठीक है, तो इसकी कैपिटल क्या है? किगाली है। ठीक है, और इसको क्या, ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, और इसका बॉर्डर किससे किससे मिलता है? इसका बॉर्डर किससे किससे मिलता है? से बुरुंडी। ठीक है, बुरुंडी हो गया, तंजानिया हो गया, तंजानिया हो गया, युगांडा हो गया, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, तो इसका बॉर्डर जो चार देशों से मिलता है, कौन कौन से हैं? एक तो हो गया बुरुंडी, तंजानिया, युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो से इसका बॉर्डर मिलता है। किसका? रवांडा का। तो हमने क्या क्या देखा? रवांडा के प्रेसिडेंट, ठीक है, पॉल कगामे। ये चौथी बार ये जो है प्रेसिडेंट बने हैं वहां पे। इनको वोट कितना मिला है? एब्सोल्यूट समझ लो पूरे के पूरे लगभग 99%। ठीक है, और हमने देखा रवांडा को और क्या बोलते हैं? लैंड ऑफ ए थाउजेंड हिल्स बोलते हैं। इसकी कैपिटल है किगाली, जिसे हमने बताया किगाली अमेंडमेंट सुना होगा आपने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, और इसके इसके चार जो है बॉर्डरिंग नेशन है, कौन कौन से? बुरुंडी, तंजानिया, युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा? विच इंस्टीट्यूशन अचीव द एपेक्स पोजिशन, विच इंस्टीट्यूशन अचीव द एपेक्स पोजिशन इन द NIRF 2024 ओवरऑल कैटेगरी सरपासिंग ऑल अदर इंडियन इंस्टीट्यूशंस। क्या कह रहा? किस संस्थान ने एनआईआरएफ 2024 समग्र श्रेणी में, समग्र ओवरऑल कैटेगरी में अन्य सभी भारतीय संस्थानों को पीछे छोड़ते हुए सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, कौन सा किया बताइए आप लोग? IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली। ठीक है, किसने किया है? IIT मद्रास ने किया है। किसने किया है? IIT मद्रास ने किया है। ठीक है, आपको याद है किसने किया है? IIT मद्रास ने किया है। और किसमें किया है? ओवरऑल कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी? कैटेगरी भी याद रखना है, कौन सी कैटेगरी है? ओवरऑल कैटेगरी, ओवरऑल कैटेगरी। ठीक है, थोड़ा जान लेते हैं हम लोग NIRF के बारे में। क्या है इसका फुल फॉर्म? नेशनल इंस्टीट्यूशनल नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसको कब से स्टार्ट किया गया था? इसको कब से स्टार्ट किया गया था? इसको कब से स्टार्ट किया गया? 2015 से। इसको स्टार्ट किया गया था 2015 से। किसने स्टार्ट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो इसमें जो ओवरऑल कैटेगरी में कौन टॉप पे है? IIT मद्रास है। ठीक है, और भी कैटेगरीज है जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे यूनिवर्सिटीज में, यूनिवर्सिटी में कौन सा है टॉप पे? IISc बेंगलुरु। जो यूनिवर्सिटीज कैटेगरी में हो कौन सा है? IISc बेंगलुरु है। ठीक है, और जो मैनेजमेंट कैटेगरी में है, मैनेजमेंट कैटेगरी में कौन सा है? IIM अहमदाबाद। ठीक है, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में IISc बेंगलुरु है, मैनेजमेंट कैटेगरी में IIM इलाहाबाद है। ठीक है, और भी देख लेते हैं मेडिकल कैटेगरी में, आप लोगों को पता होगा मेडिकल कैटेगरी में कौन सा है? एम्स दिल्ली। ठीक है, और जो जो ओवरऑल जो कॉलेज में जो टॉप मोस्ट कॉलेज कौन सा है? जो टॉप मोस्ट कॉलेज कौन सा है? हिंदू कॉलेज, DU का हिंदू कॉलेज टॉप मोस्ट कॉलेज है इंडिया का। इसमें टॉप पे है कौन सा? हिंदू कॉलेज। ठीक है,
ये भी एक और भी जानना चाहिए कि 3 न्यू कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की गई हैं, ठीक है। जो 3 न्यू कैटेगरीज इंट्रोड्यूस की गई हैं उनको भी जानना चाहिए। कई बार आ सकता है कि 3 कौन कौन सी कैटेगरीज इस बार इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो 3 न्यू कैटेगरीज, 3 न्यू कैटेगरीज जो इंट्रोड्यूस की गई हैं कौन कौन सी हैं? एक तो है स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, एक तो है स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज, ठीक है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है स्किल यूनिवर्सिटी, दूसरी है स्किल यूनिवर्सिटी, ठीक है। और तीसरी कौन सी है? ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो जो स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी में उसमें कौन सा टॉप पे है? अन्ना यूनिवर्सिटी, अन्ना यूनिवर्सिटी, ठीक है। और जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें कौन सा टॉप पे है? इग्नू, ठीक है। इसको स्किल है ये नई लॉन्च की गई है, इसको नेक्स्ट ईयर पब्लिश किया जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा न्यू कैटेगरीज कौन कौन सी है, बाकी हमने और भी कैटेगरीज देखी है, सारी कैटेगरीज को याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, मैप ऑफ द डे भारत, ठीक है। क्या कह रहा है कि रिसेंटली रिसर्चर्स स्टडीड रिवर चैनल्स इन द गंगेज डेल्टा इन बांग्लादेश, गंगा रिवर के बारे में बात कर रहा है, जो गंगा रिवर सिस्टम है। आज का जो मैप ऑफ द भारत है वो किसके ऊपर है? गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर है, ठीक है। क्या कह रहा है? हाल ही में शोधकर्ताओं ने बांग्लादेश में गंगा डेल्टा में नदी चैनलों का अध्ययन किया है, ठीक है। तो कंटेक्स्ट क्या है कि हाल ही में जो कुछ शोधकर्ताओं ने बांग्लादेश में जो गंगा डेल्टा में नदी चैनलों का अध्ययन किया है, तो उसीलिए न्यूज में रहा है, ठीक है। तो इसीलिए गंगा रिवर सिस्टम। तो क्या कह रहा है? गंगा इज फॉर्म्ड फ्रॉम द 6 हेड स्ट्रीम्स, 6 हेड स्ट्रीम, ठीक है, 6 हेड स्ट्रीम्स एंड देयर 5 कॉन्फ्लुएंसेज। क्या कह रहा है? गंगा 6 मुख्य धाराओं और उनके 5 संगमों से बनती है, ठीक। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया देवप्रयाग, ठीक है। इसमें कौन कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा रिवर यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। कौन कौन सी नदी? भागीरथी और अलकनंदा मिलती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। कहाँ पे मिलती हैं? देवप्रयाग में, ठीक है। अगला है रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में कौन से? मंदाकिनी और अलकनंदा। कौन सी? मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं कहाँ पे? देवप्रयाग में, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, और क्या है? नंद प्रयाग है, ठीक है। नंद प्रयाग में कौन कौन सी मिलती है? नंदाकिनी और अलकनंदा। कौन कौन सी मिलती है? नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है नंद प्रयाग में, ठीक है। अगला है कर्ण प्रयाग, इस पे क्वेश्चन आता रहता है, पिछले साल भी एक क्वेश्चन आया था पीसीएस में। कह रहा कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग में कौन सी मिलती है? पिंडार रिवर और अलकनंदा रिवर। कर्ण प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? पिंडार और अलकनंदा मिलती है, ठीक है। इसी तरह विष्णु प्रयाग, कौन सा? विष्णु प्रयाग में कौन सी मिलती है? धौली गंगा और अलकनंदा, ठीक है। धौली गंगा और अलकनंदा नदी कहां मिलती है? विष्णु प्रयाग में, ठीक है। क्या कह रहा है? द भागीरथी, आगे, द भागीरथी कंसीडर्ड टू बी द सोर्स स्ट्रीम राइजेज एट द फुट ऑफ गंगोत्री ग्लेशियर एट गौमुख, इट फाइनली एम्पटीज इनटू बे ऑफ बंगाल। क्या कह रहा है? जो भागीरथी नदी है जिसे स्रोत धारा माना जाता है, स्रोत धारा कौन सी है? भागीरथी, ठीक है। कौन सी? भागीरथी। हमने बताया अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी कहां मिलती है? देवप्रयाग में, अभी हम लोग डिस्कस किया, ठीक है। तो जो भागीरथी है उसकी सोर्स रिवर कौन सी है? भागीरथी रिवर है। अगर ऐसे आ जाए तो स्रोत, जो स्रोत धारा कौन सी है? भागीरथी है। ये कहां से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर के तल पर गौमुख से निकलती है, ठीक है। और यह किस? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। बाकी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, कई बार इस पे भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। इससे कुछ चुका है प्रीवियस ईयर, अगर आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो आप पाएंगे कि इससे भी क्वेश्चन आते ही गंगा रिवर सिस्टम से। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? एक तो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बुरही, गंडक, कोशी और महानंदा। कौन कौन सी नदियां हैं? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी है, और कोशी और महानंदा, ठीक है। बूढ़ी, गंडक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं?
जो दाहिने किनारे पर सहायक नदियां जो इसके जो गंगा के दाहिने किनारे पे मिलती है, कौन कौन सी नदियां हैं उसमें? एक तो है यमुना, टोंस और कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यूल, चंदन, अजोय, दामोदर और रूप नारायण। कौन कौन नदियां हैं? यमुना है, टॉन्स है, ठीक है, करमनाशा है, ठीक है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, चंदन है, अजय है, दामोदर है और रूप नारायण नदी। ठीक है, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है? आफ्टर अ जर्नी ऑफ अराउंड 2510 किलोमीटर द गंगा रिवर merges with the Brahmaputra river in Bangladesh forming the पद्मा रिवर। क्या कह रहा है? लगभग 2510 किलोमीटर की यात्रा के बाद गंगा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के मिलकर कौन सी नदी बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? पद्मा। कौन सी नदी बनाती है? पद्मा। किसके किसके मिलने से? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो मिलती है बांग्लादेश में, तो कौन सी नदी बनती है? उसको क्या बोलते हैं? पद्मा नदी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि पद्मा रिवर देन ज्वाइंस द मेघना रिवर। अब जो पद्मा रिवर जो बनती है वो किससे ज्वाइन करती है? मेघना रिवर एंड फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल थ्रू द मेघना ईस्चुरी। जो पद्मा रिवर किससे मिलती है? मेघना मिलती है, और ये फिर फ्लो करती है, जो गिरती है किसमें? फाइनली बे ऑफ बंगाल में, और वहां पे क्या बनाती है? मेघना मेघना ईस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? मेघना ईस्चुरी बनाती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, ईस्ट तैमूर, इसको बोलते हैं तिमूर लोस्ते भी बोलते हैं। आप लोग पता होगा कि हमारी प्रेसिडेंट जी अभी 3 देश की फॉरेन विजिट पे थी, हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है। एक तो था फिजी, ठीक है, दूसरा था न्यूजीलैंड, और तीसरा कौन सा था? तिमोर लोस्ते। तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते को क्या बोलते हैं? ईस्ट तिमोर। ठीक है, तो क्या कर ईस्ट तिमोर ऑल्सो नोन एज तिमोर लेस्ते इज बाउंडेड बाय द तिमोर सी, तिमोर सी टू द साउथ ईस्ट, विटार स्टेट टू द नॉर्थ, मुंबई स्टेट टू द नॉर्थ वेस्ट एंड वेस्टर्न तिमोर पार्ट ऑफ द इंडोनेशियन प्रोविंस ऑफ ईस्ट नुआसा टेंगारा टू द साउथ वेस्ट। ठीक है, देखते हैं इसको मैप में थोड़ा सा हम लोग। क्या कह रहा है? जो तैमूर है, जो ईस्ट तैमूर है, वो किससे किससे मिलकर बना है? एक तो बता रहा है वेतार स्ट्रेट, तैमूर स्ट्रेट, ठीक है, और इंडोनेशिया का जो वेस्ट तैमूर, ठीक है, ठीक है, और ये ओम्बाई स्ट्रेट। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। जो तिमोर लेस्ते बाउंडेड बाय तिमोर सी, तिमोर सी साउथ ईस्ट में, तिमोर सी ये रहा साउथ ईस्ट में तिमोर सी, ठीक है, ये रहा साउथ ईस्ट में तिमोर सी, ये रहा ईस्ट तैमूर, ठीक है, इसके साउथ ईस्ट में तिमोर सी हो गया। ठीक है, और विटार स्टेट टू द नॉर्थ, विटार स्टेट ये देखिए नॉर्थ में इसके, विटार स्टेट जब आप लोग मैप में इसको देखते जाएंगे तो आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, ये विटार स्टेट हो गया नॉर्थ में इसके, ठीक है, विटार स्टेट हो गया इसके नॉर्थ में। और क्या कह रहा है कि मुंबई स्ट्रेट टू द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में कौन सी? ये रही मुंबई स्ट्रेट। कौन सी? मुंबई स्ट्रेट हो गई इसके नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, चलिए और देखते हैं और क्या कह रहा है। वेस्टर्न जो तैमूर है, ठीक है, वो साउथ वेस्ट में, हमने देखा ये वेस्टर्न तैमूर ये हो गया, वेस्ट तैमूर साउथ वेस्ट में। ठीक है, तो क्या पूर्वी तिमोर, जिसे तिमोर लेस्ते के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण पूर्व में तिमोर सागर हम देख चुके हैं, उत्तर में विटार जलडमरू मध्य, उत्तर पश्चिम में मुंबई जलडमरू मध्य, ठीक है, और दक्षिण पश्चिम में पश्चिमी तिमोर इंडोनेशिया का प्रांत है, पूर्वी नुआसा तेगारा का हिस्सा है, से घिरा हुआ है। ठीक है, सब चीजें हम मैप में देख चुके हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ईस्ट तिमोर कंप्राइजेस द ईस्टर्न हाफ ऑफ तिमोर आइलैंड, द वेस्टर्न हाफ ऑफ विच इज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। क्या कह रहा है? जो पूर्वी तिमोर में तिमोर द्वीप का पूर्वी आधा हिस्सा शामिल है, जिसका पश्चिमी आधा हिस्सा इंडोनेशिया का हिस्सा है। मतलब जो तिमोर लेस्ते है, जो तिमोर आइलैंड है, उसका पूर्वी हिस्सा है तिमोर लेस्ते, जिसको ईस्ट तिमोर भी बोलते हैं, और जो पश्चिमी तिमोर है वो किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का पार्ट है। देखते हैं हम लोग मैप में, ये देखिए ये एक तिमोर आइलैंड हो गया पूरा, ठीक है, ये पूरा तिमोर आइलैंड हो गया, ठीक है, तो जो ईस्टर्न पार्ट है वो ईस्ट तिमोर, तो क्या बोलते हैं? ईस्ट तिमोर या तिमोर लेस्ते। और जो वेस्ट तिमोर है वो किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक है, इंडोनेशिया
नेशिया का पार्ट है, यही कह रहा है वो स्टेटमेंट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। ईस्ट तिमोर कॉलोनाइज्ड बाय पुर्तगाल इन द 18th सेंचुरी। क्या कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में पुर्तगाल द्वारा उपनिवेशित उपनिवेशित पूर्वी तिमोर को 1875 में पुर्तगाल के हटने के बाद इंडोनेशिया ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसके कारण स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष चला। 18वीं शताब्दी में पुर्तगाल जो था, पुर्तगाल द्वारा उपनिवेशित पूर्वी तिमोर को 1875 में किसके अंडर में आ गया? ये हटने के बाद इंडोनेशिया ने लिया। पहले किसके अंडर में था ये? पुर्तगीज के। ठीक है, 1875, ठीक है, 1975 में पुर्तगाल के हटने के बाद किसके कब्जे में आ गया? इंडोनेशिया के। ठीक है, उसके लिए वहां पे भी एक स्वतंत्रता आंदोलन चला। ठीक है, फिर क्या करा? इन 1999 यूएन सुपरवाइज्ड रेफरेंडम, ठीक है, ईस्ट तिमोरीज वोटेड फॉर इंडिपेंडेंस which led to further violence until peacekeeping force intervened and the country was officially recognized by the UN in 2002। कब रिकॉग्नाइज की गई ऑफिशियली? ये 2002 में। तो क्या करा? 1999 में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में हुए जनमत संग्रह में पूर्वी तिमोरियों ने स्वतंत्रता के लिए मतदान किया। ठीक है, कब मतदान किया? 1999। किसके अंडर में हुआ था ये? संयुक्त राष्ट्र के। ठीक है, जिसके कारण शांति सेना के हस्तक्षेप तक हिंसा जारी रही। उसके बाद हिंसा स्टार्ट हो गई और शांति सेना जो है, पीस कीपिंग जो फोर्स है यूएन की, उसको इंटरवीन करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद इसको 2002 में यूएन ने इसको आधारिक रूप से मान्यता दी। आप लोग यू पॉलिटी में पढ़ेंगे कि डिक्लेरेटिव स्टेट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेट, उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, डिक्लेरेटिव स्टेट, ठीक है, डिजोर स्टेट, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो उसको कब रिकॉग्निशन मिली? 2002 में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? जो ईस्ट तिमोर है हैज अप्लाइड फॉर आसियान मेंबरशिप एंड करंटली होल्ड्स ऑब्जर्वर स्टेटस। क्या कह रहा है? जो तिमोर लेस्टे है, जो ईस्ट तिमोर है, उसने अभी अप्लाई किया कि उसको आसियान मेंबरशिप मिल जाए और इसीलिए उसको अभी तक उसको क्या है? एक ऑब्जर्वर के रूप में है, ऑब्जर्वर स्टेटस उसको दिया गया है। अभी वो आसियान का परमानेंट मेंबर नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग आगे। आज का डेली जनरल अवेयरनेस कुछ देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? 10th बायलेटरल मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज commences in Sri Lanka. In context to the same, tell us when was the first मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड? हमने इसके पहले के क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर चुके हैं। अभी 10वीं बायलेटरल जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो इंडिया और श्रीलंका के बीच हमने डिस्कस किया है, उसके बारे में तो पहला हमने उसमें बताया था कि पहली बार ये कब हुई थी? 2012 में। इसको याद रखना है दोस्तों, कब हुई थी ये? 2012 में हुई थी। ठीक है, बाकी हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को वहां पे देखा था, तो उन सबको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, उसको रिवाइज करते जाना है, उसको प्रैक्टिस करने जाना है, यही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। उसको जितनी बार आप पढ़ेंगे, जितनी बार गो थ्रू होंगे उससे, और लास्ट टाइम पे उसको जितना टेस्ट सीरीज आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे या उसको जितना रिवीजन करेंगे या जितना प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे चीजें वहां पे गलत होने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। ठीक है, क्या कह रहा है दूसरा? कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हाईलाइट्स इंपोर्टेंस ऑफ जुडिशरी एट राजस्थान हाईकोर्ट 75th एनिवर्सरी। In context to the same, tell us who was the first Chief Justice of the Rajasthan High Court। क्या कह रहा? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान उच्च न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ पर, किसकी? राजस्थान उच्च न्यायालय की कौन सी वर्षगांठ है? ये 75वीं वर्षगांठ है। उस पर न्यायपालिका के महत्व पर प्रकाश डाला। ठीक है, उसी संदर्भ में बताया कि राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बताइए आप लोग कौन थे? न्यायमूर्ति भगवती प्रसाद बेरी जी थे, न्यायमूर्ति चांदमल लोढ़ा जी थे, न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा जी थे और न्यायमूर्ति शिवराज सिंह पाटिल जी थे। कौन थे? न्यायमूर्ति कमलकांत वर्मा जी थे। कौन थे? कमलकांत वर्मा जी थे इनके राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश। और जो राजस्थान उच्च न्यायालय की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? अभी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, आगे देखते हम लोग। एवरी ईयर सिंस 2012 12 अगस्त इज ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड एज वर्ल्ड एलिफेंट डे। ठीक है, इन कंटेक्स्ट द सेम, टेल अस व्हिच इज द 33rd एंड लेटेस्ट एलिफेंट रिजर्व ऑफ इंडिया एज ऑफ 2023। ठीक, क्या कह रहा है? 2012 में हर साल 12 अगस्त को दुनिया भर में विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस हमने इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वर्ल्ड एलिफेंट डे, विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त से। 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब से मनाना स्टार्ट हुआ? 2012 से हर साल मनाया जाता है। क्या कह रहा है? उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि 2023 तक भारत का 33वां और
नवीनतम हाथी रिजर्व कौन सा है? इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं सारे, कहाँ पे एलिफेंट की पॉपुलेशन ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्टेट कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, कितने एलिफेंट रिजर्व हैं, लेटेस्ट कौन सा है, पहला कौन सा था, ठीक है, ये सब पहले हम लोग दे चुके हैं। एशियन एलिफेंट का स्टेटस क्या है, इसके पहले हम क्वेश्चन में सब डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा था, बताइए आप लोग। मैसूर एलिफेंट रिजर्व, नीलगिरी एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, रयाला एलिफेंट रिजर्व और तेराई एलिफेंट रिजर्व। कौन सा है? तेराई एलिफेंट रिजर्व। कौन सा? कौन सा? तेराई एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, ठीक है। कौन सा नंबर का? ये 33rd है, और ये है कहाँ पे? यूपी में है। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है, कहाँ पे है ये? यूपी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एवरी ईयर since 2010, 12th of August has been observed as International Youth Day. In context, what Sam tell us, National Youth Day is observed in India to commemorate the birth anniversary of whom? क्या कह रहा है? 2010 से हर साल 12 अगस्त, कब से? 2010 से 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। कब से स्टार्ट हुआ? 2010 से, ठीक है, 2010 से मनाया जा रहा है हर साल, 12 अगस्त को मनाया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। तो उसी कंटेक्स्ट में पूछ रहा है कि जो भारत में जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, अगर पूछ रहा है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को, ठीक। कब से मनाना स्टार्ट हुआ? 2010 से। लेकिन अगर पूछा है राष्ट्रीय युवा दिवस, जैसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आप लोगों को पता होगा, बताइए आप लोग। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, ठीक है। आपको यह भी याद रखना चाहिए, ये कब कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे। अगर पूछ रहा है क्वेश्चन कि इंटरनेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ? 2010 से, ठीक है। अगर पूछ रहा है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी से मनाया जाता है। किसके उपलक्ष्य में, किसकी जयंती के उपलक्ष्य में? स्वामी विवेकानंद जी के की जयंती की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 12 जनवरी को। और जो 12 जनवरी जो इस बार 2024 में जो मनाया गया, उसकी थीम क्या थी? थीम याद रखनी है आपको, विकसित 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 भारत @ 2047। और क्या कह रहा है? क्या है इसकी थीम? विकसित भारत @ 2047। और क्या कह रहा है? युवा के लिए, युवा के द्वारा, युवा के द्वारा। तो क्या है उसकी थीम जो मनाया गया है 12 जनवरी 2024 को? क्या है उसकी थीम? विकसित भारत @ 2047 2047। और आगे युवा युवा के लिए और युवा के द्वारा इसकी थीम है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 2024 पेरिस ओलंपिक्स एंड्स, लॉस एंजलिस टू होस्ट 34th समर ओलंपिक्स। इन कंटेक्स्ट टू द सेम, टेल अस which sport was introduced for the first time in the summer olympics during the 2024 पेरिस ओलंपिक्स। क्या कह रहा है? 2024 में जो भी पेरिस ओलंपिक का समापन हुआ है, समाप्त, लॉस एंजलिस 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा। ये कौन सा था? 33rd था, 33rd था, ठीक है, 33rd था ये। और कहाँ पे था ये? पेरिस में था। 33rd था, कहाँ पे है? पेरिस में था। 34वां जो होने वाला समर ओलंपिक्स वो कहाँ पे होगा? कौन सी मेजबानी करेगा? लॉस एंजलिस, ठीक है। उसी के संदर्भ में पूछ रहा है कि हमें बताएं कि 2024 पेरिस ओलंपिक्स के दौरान ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पहली बार कौन सा खेल पेश किया गया? एक नया स्पोर्ट इंट्रोड्यूस किया गया इस बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है। कौन सा खेल हुआ है बताइए आप लोग? कबड्डी, अगर आप देख लो कबड्डी हर साल। क्रिकेट तो है ही नहीं। बेसबॉल और ब्रेकिंग, तो अगर आप ऐसे भी नॉर्मली देखेंगे तो क्रिकेट तो है ही नहीं, ठीक है। कबड्डी भी हट गया, बेसबॉल भी हट गया, कौन सा बचा? ब्रेकिंग। कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार? ब्रेकिंग नया स्पोर्ट एक इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार जो 33वां जो समर ओलंपिक था, ठीक है। जो 2024 वाला जो पेरिस ओलंपिक्स था जो अभी समाप्त हुआ है, उसमें कौन सा इंट्रोड्यूस किया गया? ब्रेकिंग इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स thriving in extreme environments like microwave ovens, ठीक है, have been studied to understand their evolutionary adaptations।
क्या कह रहा है कि माइक्रोवेव ओवन जैसे चरम वातावरण में पनपने वाले सूक्ष्म जीवों का अध्ययन उनके विकासवादी अनुकूलन को समझाने के लिए किया गया है। क्या कह रहा है, माइक्रोवेव ओवन जैसे चरम वातावरण में पनपने वाले सूक्ष्म जीवों का अध्ययन उनके विकासवादी अनुकूलन को समझाने के लिए किया गया है। और क्या कह रहा है, उसी के कंटेक्स्ट में कह रहा है इस कथनों पर विचार कीजिए। बैक्टीरिया बहुकोशिकीय सूक्ष्म होते हैं। बैक्टीरिया आर मल्टी सेल माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप अगर यहीं पे नोटिस करेंगे तो क्या है, ये मल्टी सेल नहीं होता है, बहुकोशिकीय नहीं होता है, बल्कि एक कोशिकीय होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट पहले ही गलत हो गया। ठीक है, और क्या कह रहा है, बैक्टीरिया फाउंड इन द इंटेस्टाइन्स एंड हेल्प ब्रेक डाउन फूड। बिल्कुल सही है। आप लोग पता होगा कि ये जो है बैक्टीरिया आंतों में पाए जाते हैं और भोजन को तोड़ने में भी मदद करते हैं। बिल्कुल, इनको क्या कहते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया इनको बोलते हैं, जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। गट के लिए हमारे गट फ्रेंडली बैक्टीरिया भी बोलते हैं इनको। ठीक है, आगे क्या करा कि सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया टाइफाइड बुखार जैसी बीमारियों का कारण बनता है। बिल्कुल सही है। कौन सा, सैल्मोना टाइफाइड बैक्टीरिया जो है टाइफाइड बुखार जैसी बीमारियों का कारण बनता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे, अगर आपको बाकी चीजें नहीं भी आती हैं, ठीक है, कई बार होता है एग्जाम में कि एग्जाम क्या, हर एक ह्यूमन ब्रेन की अपनी क्षमता है, सारी चीजें याद नहीं रख सकता। तो एग्जाम सिर्फ आपके नॉलेज को ही टेस्ट नहीं करता, बल्कि आप उस प्रेशर में कैसे काम कर सकते हैं, उस प्रेशर में कैसे डिसीजन ले सकते हैं, उसको भी वहां पे टेस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर आप एक कॉमन सेंस से नॉर्मल ऐसे एक अवेयरनेस के लेवल पे भी अगर आप थोड़ी बहुत बेसिक अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी होगी तो उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा देख के आदमी फैक्ट कई बार उसको कहेगा नहीं ये नहीं होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो अगर आपने बेसिक पढ़ा होगी, जैसे आप मल्टी सेल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे मल्टी सेल तो नहीं होता है, क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक कोशिकीय होता है। ठीक है, तो आप इसको वहीं पे क्रॉस कर देंगे। तो अगर आप इसको क्रॉस कर देंगे तो देखेंगे कि एक भी कट गया, बी भी कट गया, डी भी कट गया, बचा कौन सा, सी। तो आप इस तरीके से भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। रिसेंटली एसजेवीएम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कमीशन 90 मेगावाट, ठीक है, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। क्या कह रहा है, हाल ही में एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 90 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना शुरू की है। उसी कंटेक्स्ट पर इन कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, गुजरात में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कहां पे है ये, कहां पे है ये, गुजरात में ना होके कहां पे सबसे बड़ा जो पार्क है, ठीक है, वो कहां पे है, भाका जो लार्जेस्ट है कहां पे, राजस्थान में है। जो क्या कह रहा है, गुजरात में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क है, नहीं गुजरात में नहीं है, कहां पे है ये, राजस्थान में। कहां पे है, राजस्थान में है। ठीक है, और क्या नाम है उसका, भाडला सोलर पार्क। ठीक है, भाडला सोलर पार्क। ठीक है, तो ये राजस्थान में ना होगा, गुजरात में नहीं है, कहां पे है, राजस्थान में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। राजस्थान में सबसे बड़ा सोलर पार्क, उसका क्या नाम है, भाडला सोलर पार्क। क्या कह रहा है, केरल में पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपको पता होगा कि केरल में वर्ल्ड का, विश्व का पहला जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा है। ठीक है, कौन सा है, कोची। कौन सा है, कौन सा है, कोची। जो कोची जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कोची जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है, वो वर्ल्ड में पहला है जो कि फुली किस पे है, सोलर पावर पे है। किस पे पूरी तरीके से ऑपरेशनल है, सोलर पावर पे। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। क्या करा बाकी, तीसरा, गोवा में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक परियोजना है। क्या कह रहा है, गोवा में भारत की सबसे बड़ी फोटोवोल्टाइक सोलर परियोजना है, बल्कि कहां पे है, ये गोवा में नहीं है, कहां पे है, भारत की सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट, लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टाइक प्रोजेक्ट कहां पे है, तमिलनाडु में। ये चीजें, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, तमिलनाडु में। ठीक है, हमने कहा गुजरात में, जिससे पहला ऑप्शन था, गुजरात हैज द लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क इन इंडिया, नहीं है, कहां पे है, राजस्थान में है, हमने बताया अभी, बाडला सोलर पार्क। केरला हैज फुली सोलर पावर्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बिल्कुल सही है ये।
केरला में कौन सा कोची जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, विश्व का पहला एयरपोर्ट है जो कि पूरी तरीके से सोलर पावर्ड है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है, गोवा हैज द लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टेइक प्रोजेक्ट। नहीं, कहां पे है ये प्रोजेक्ट, तमिलनाडु में है। तो पहला और तीसरा गलत हो गया। ठीक है, तो पहला तीसरा गलत हो गया, कौन सही हो गया, दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन दूसरा सिर्फ सिर्फ कौन सा, ओनली टू इज करेक्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनकरेजेस फार्मर्स टू टेक अप बैम्बू कल्टीवेशन। ठीक है, क्या कह रहा है कि वन विभाग किसानों को बांस की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर, उसी के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या कह रहा है, भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार वनवासियों को वन क्षेत्र में उगाए गए बांस को गिराने का अधिकार है। क्या कह रहा है, एज पर रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ठीक है, वनवासी जो है फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल बैम्बूज ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरियाज। नहीं, फॉरेस्ट एरिया जो नॉन फॉरेस्ट एरियाज हैं, जो नॉन फॉरेस्ट एरियाज हैं वहां पे बांस को गिराने का अधिकार है उनके बैम्बूज को। ठीक है, वो जो है जो बैम्बूज को गिरा सकते हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट एरियाज है वहां पे बैम्बूज नहीं गिरा सकते, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, फिर दूसरा क्या, एज पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2006। ठीक है, बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। कौन सा माइनर, जो मेजर, एक होता है मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एक होता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो इसको कौन जो डिफाइन करता है, कौन सा एक्ट है वो, शेड्यूल्स एंड एक्ट भी याद रखना है, शेड्यूल्स ट्राइब्स, कई बार आ जाता है उसका क्वेश्चन आ जाए, कौन डिफाइन करता है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। दूसरा आ जाए शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। तो कौन डिफाइन करता है, यही शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। क्या कह रहा है, एज पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एक्ट बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बिल्कुल सही कह रहा है, बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं क्या होते हैं, जो भी नॉन टिम्बर, जो नॉन टिम्बर जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या होते हैं, जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनको बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। टिम्बर मतलब जैसे जो जो जैसे आप यूज करते हो घर बनाने में, कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, तो वो जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जैसे कि एग्जांपल भी जान लेते हैं, जैसे एक तो यही हो गया बैम्बू है। ठीक है, बैम्बू है, और क्या है, जैसे कि हनी है। ठीक है, रेजिन्स है, ये हो गया माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक है, और मेजर क्या होगा, जो टिम्बर फॉरेस्ट है, जो भी टिम्बर है जिनको हम यूज करते हैं, जो फर्नीचर में एज ए रॉ मटेरियल यूज होते हैं। ठीक है, और जो कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, बिल्डिंग घर बनाने में यूज होते हैं, उनको मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो क्या है दूसरा ऑप्शन, कि अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक लघु वन उपज है। बिल्कुल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, ये गलत है। फिर क्या करें, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 वनवासियों को लघु वन उपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। बिल्कुल, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006 अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स। बिल्कुल, ये ओनरशिप राइट भी देता है जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, इसको जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को ये ओनरशिप राइट भी देता है। कौन सा एक्ट है, यही ड्वेलर्स रिकॉग्निशन एंड फॉरेस्ट एक्ट 2006। तो ऑप्शन कौन कौन सही हो गया, ऑप्शन 2 एंड 3, ऑप्शन 2 एंड 3 सही हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया। ठीक है, चलिए आज की डिस्कशन हमारी समाप्त होती है यहीं पे। आई होप कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों का कोई भी सुझाव है या कोई भी आपको कंफ्यूजन है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं और वहां पे हमारे मेंटोर से आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। और इन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया गया। आप वहां से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और इन सब की पीडीएफ ना सिर्फ इसकी, बल्कि द हिंदू करंट अफेयर्स की, ठीक है, मंथली मैगजीन्स की, और हमारा जो भी क्रैश कोर्स आ रहा है, उन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे
प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज की डिस्कशन यहाँ पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।